MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो। इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। मैं हूं आपके साथ विवेक। चलिए सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं और बताने जा रहा हूं कि ईरान और इजराइल के बीच का जो युद्ध है अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि ईरान के परमाणु पर वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है, यह सवाल है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उन तस्वीरों से यह स्पष्ट होगा कि आज का दिन कैसे गुजरा। तो इजराइल की तरफ से क्या होता है? ईरान कोम का वो क्षेत्र जहां पर इजराइल का भीषण हमला होता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लगातार जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो गरज रही हैं, धुआं उठ रहा है। लेकिन ईरान ने भी इसका जवाब दिया। एक साथ कई अटैक किए, ड्रोन से अटैक किए। अराश ड्रोन में से ईरान का हमला हुआ है और एक साथ आप देख पा रहे हैं आसमान में कई ड्रोन एक साथ उड़ रहे हैं आकाश में। यानी कि ये जो हमला था वो सैकड़ों खतरनाक ड्रोन से किया गया था। तो ये तस्वीरें बता रही है कि एक साथ कई ड्रोन, अराश ड्रोन से ईरान पर हमला हुआ, लेकिन इसकी जो जवाबी कार्रवाई है वो हुई है। और कैसे उन ड्रोन्स को मार गिराया गया इजराइल ने। इजराइल ईरानी ड्रोन को किस तरह इजराइल ने मार गिराया और हवा में ही इन्हें खत्म कर दिया गया। तो कुल ऐसे 40 ड्रोन थे, कुल ऐसे 40 ड्रोन थे जिन्हें आकाश में ही उड़ा दिया गया। एक बार फिर देखिए इसे। तो ड्रोन जब नाकाम हो गए ईरान के, उसके बाद क्या होता है? ईरान ने फिर लॉन्च की खतरनाक मिसाइल। यानी कि अब ड्रोन से काम नहीं चलेगा, अब मिसाइल से ही हमला हो सकता है। और ये वो मिसाइलें हैं जो कि साफ तौर पर आकाश में दिखती हैं और खतरनाक मिसाइलें लॉन्च कर दी गई ईरान की तरफ से। एक के बाद एक कई एयर डिफेंस सिस्टम से ये मिसाइलें जो हैं लगातार छोड़ी गई हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तेल अवीव की तस्वीरें, ईरानी मिसाइल हवा में ही ढेर कर दी गई। यानी कि इतना ज्यादा तेज प्रहार जो मिसाइलों का था उसे रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम ने जान लगा दी। और कुल मिलाकर इजराइल के डिफेंस फोर्स ने ईरान की कई मिसाइलों को मार गिराया। ईरानी मिसाइलें हवा में ढेर की गई, लेकिन कुछ ऐसी थी जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर आगे निकल गई। तेल अवीव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिफेंस सिस्टम भेद कर जिस तरीके से मिसाइलों ने तबाही मचाई उसकी तस्वीरें सामने हैं और उन इमारतों को, रिहायशी इलाकों को उन मिसाइलों ने निशाना बनाया।
אצלנו ליד הבית, תראה מה הולך פה. तो हमला जोरदार था, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब क्या होता है? ईरान के हमले के बाद इजराइल ने इस्फहान में हमला कर दिया, परमाणु अड्डे पर ही बड़ी मिसाइल दाग दी और उसके बाद एक ऊंचा धमाका और आकाश में सिर्फ रोशनी ही रोशनी। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि उसके पास एक दो नहीं हजारों की संख्या में मिसाइलें हैं और एक तस्वीर जारी की गई है और इन तस्वीरों में ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास एक बड़ा जखीरा है, यानी कि उसकी तैयारी पूरी है। उसने दावा किया है कि दर्जनों ऐसी मिसाइलें हैं। तो इस बंकर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस बंकर में ऐसी हजारों मिसाइलें तैनात हैं। ईरान के पास मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है और ये वीडियो के जरिए ईरान ने बताने की कोशिश की है। और इन तस्वीरों के बाद नेतन्याहू जो है अपनी पूरी सेना और सेना प्रमुखों के साथ बैठक उन्होंने शुरू कर दी कि अगली रणनीति क्या होगी। नेतन्याहू और बड़े एक्शन को लेकर तैयार दिखते हैं और अपनी सेना के प्रमुखों के साथ, अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं और एक बड़ी रणनीति के तहत वो खुफिया विभाग के साथ भी बैठक करते नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें बता रही है। और इधर खामनेई, इन बैठकों की जो तस्वीरें हैं वो खामनेई को भी परेशान कर रही होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम कुर्सी पर बैठकर देख रहे हैं। खामनेई की खतरनाक वार्निंग भी सामने आ गई है, जिसमें खामनेई ने साफ तौर पर कहा है ईरान नहीं झुकेगा और उसे इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी और सजा मिलनी शुरू भी हो गई है। ईरान की सेना ने इजराइल। तो ये महायुद्ध है और कई तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन इसके बाद जो लड़ाई चल रही थी ईरान और इजराइल के बीच में, उस बीच में एक नए किरदार की एंट्री होती है और एंट्री है वो पुतिन की। और पुतिन को इस बात को लेकर शंका है कि कहीं ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ तो हम नहीं जा रहे। जरा देखिएगा एक छोटी सी रिपोर्ट। इजराइल ईरान जंग में अमेरिका ने अभी उतरने का फैसला नहीं किया है। ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है, लेकिन अमेरिका तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर की तैनाती कर दी है। अमेरिका के डूम्सडे प्लेन ने पहले ही उड़ान भरी थी। F-16, F-22 और F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर चुका है। We're ready, willing and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. Just a time to see whether or not people come to their senses. ऐसे में अमेरिका के 2 बड़े दुश्मन ने मोर्चा खोल दिया है। पुतिन और जिनपिंग सीधे मैदान में आ चुके हैं। यूनाइटेड फ्रंट बनाने का ऐलान कर दोनों ने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चीन ने जहां ईरान को हथियार भेज दी है, वहीं पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई है। Во-первых, потеряли там 76 тысяч человек. Ну, это катастрофа для них, понимаете? तो आखिरकार पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट है, ये समझना जरूरी है। चलिए इस एंट्री के बाद हम आपको बताते हैं। ईरान इजराइल जंग में अब 3 सुपर पावर की एंट्री हो गई है। ट्रंप ने अभी जंग में उतरने का फाइनल फैसला नहीं लिया है, लेकिन अमेरिका जंग में उतरने की पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने इसे लेकर 2 हफ्ते की डेडलाइन रखी है। अगर बात नहीं बनी तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ईरान के 3 बड़े टारगेट को अमेरिका निशाना बनाएगा। अमेरिका इजराइल का पहला टारगेट ईरान का परमाणु ठिकाना है और अमेरिका की तैयारी देखकर पुतिन जिनपिंग एक्शन में आ गए। ईरान के हालात पर दोनों नेता लगातार संपर्क में। चीन ने हथियारों का जखीरा भी ईरान को भेज दिया है और पुतिन ने ईरान की मदद करने से इनकार नहीं किया है। इधर रूस और चीन ने यूनाइटेड फ्रंट बनाने का ऐलान कर दिया। यह परेशानी बढ़ा रहा और ऐसा कर रूस चीन ट्रंप को सख्त संदेश भी देना चाहते हैं। रूस और चीन अमेरिकी
जंग में, अमेरिका को जंग में रोकना चाहते हैं कि वो सीधे ना आए, ताकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। ईरान में इजरायली एक्शन की पुतिन निंदा कर चुके हैं। अमेरिका की एंट्री पर पुतिन ने वर्ल्ड वॉर की आशंका जताई है, और ऐसे में पुतिन की जो आशंका है वो क्या कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब जरा पुतिन को सुनिए कि आखिर उनकी आशंका, उनके शब्द क्या कहते हैं। इस समय दुनिया में टकराव के बहुत सारे कारण हैं और वो अब बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से युद्ध जैसी चीजें सामने आ रही हैं। रूस इस समय यूक्रेन से लड़ रहा है और इजराइल ईरान में टकराव चल रहा है। ईरान में जिस तरह से परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं वो चिंता में डाल रहे हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। ये स्थिति चिंता में डाल रही है। तो 2 हफ्तों की वेटिंग पीरियड ये ट्रंप की तरफ से दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो उनके बॉम्बर्स हैं लगातार आसमान में दिखाई रहे हैं। B-2 परमाणु बॉम्बर्स इसे आसमान में अमेरिका ने छोड़ दिया है, यानी कि अंदेशा साफ है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या इशारा हो सकता है? B-2 बॉम्बर के धमाके, उसकी आवाज आप सुन पा रहे हैं, लेकिन क्या यह ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने की तैयारी है? अब अगली तस्वीर की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं, क्योंकि विध्वंस बड़ा होगा। तो क्या फोर्डो परमाणु सेंटर को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है और इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है? क्योंकि यहां पर 2 हफ्ते का समय ट्रंप ने दिया, लेकिन इसके अलावा उनके जो B-2 बॉम्बर हैं वो आकाश में है। इशारा साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो B-2 बॉम्बर्स यानी कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक से बात कहीं आगे निकल गई है। अब B-2 बॉम्बर्स आकाश में है, यानी कि इरादा स्पष्ट है, अभी कुछ बड़ा होगा, लेकिन 2 हफ्ते का अल्टीमेटम अभी बाकी है। आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि जंग के बीच अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को उड़ान भरने को कहा है। B-2 बॉम्बर्स के साथ 8 एयरफोर्स टैंकर्स भी रवाना हो गए हैं। व्हाइटमैन एयरबेस से B-2 परमाणु बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है और हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया एयरबेस पर उसकी तैनाती कर दी गई। अमेरिका के इस एक्शन को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अमेरिका ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेगा? यह सवाल है। ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना बेहद अहम है और यह पहाड़ी में 295 फीट यानी 90 मीटर नीचे है और इसे 5 सुरंगें काटकर बंकर नुमा बनाया गया है। इसे हवाई हमलों से तबाह करना नामुमकिन जैसा है। यह ईरान का दूसरा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है और खुफिया रिपोर्ट्स में यह दावा है ईरान यहां परमाणु बम बना रहा है। तो फोर्डो को यूएस का बंकर बस्टर बम तबाह कर सकता है, इस बात का डर है। लेकिन इन बमों को कई बार एक ही जगह पर बराबर गिराना होगा। अमेरिका का B-2 स्टेल्थ फाइटर जेट इसे ले जाने में सक्षम है और GBU-57 जमीन से 200 फीट नीचे टारगेट को भेज सकता है, यानी कि इसकी जो क्षमता है वो जारी है। चलिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि B-2 जो बॉम्बर है वो किस तरीके से काम करता है, कितना घातक है और कैसे एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि एक साथ अगर इन बॉम्बर्स को अगर गिराया गया तो साफ तौर पर है कि यहां वो एक बड़े हमले, बड़े विध्वंसक कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएगा। टीपी त्यागी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो क्या कह रहे हैं यह सुनना बेहद जरूरी है। फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर पहाड़ों के बीच में जमीन के नीचे 100 मीटर डिफरेंट सुरंगों को 90 डिग्री पर जोड़कर बनाया गया है। इसको बड़े बंकर बस्टर बम से ही तबाह किया जा सकता है। अमेरिका के पास सबसे बड़ा GBU-57 जो करीब 13.5 टन का है ये बम है। इस बम को B-2 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर ही
लेकर उड़ सकते हैं। B-52 बॉम्बर स्टेल्थ नहीं है, लिहाजा अमेरिका ने B-2 बॉम्बर को 8 एयरफोर्स टैंकर के साथ दिएगो गार्सिया जो इंडियन ओशन में आइलैंड है वहाँ भेजा है। वहाँ से ईरान की दूरी करीब 4000 किलोमीटर है और ये बॉम्बर्स का भेजना जो रूटीन बॉम्बर्स का रोटेशन नहीं है, ये दिखाता है कि अमेरिका शायद B-2 बॉम्बर्स को स्टेल्थ होने के कारण फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए भेज रहे हैं। तो रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि B-2 बॉम्बर्स कैसे असरदार हैं, कैसे हमला करते हैं, कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो झटके भूकंप के महसूस किए जा रहे हैं ईरान में, क्या वो कृत्रिम है या फिर नेचुरल है, ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार धमाके पर धमाके हो रहे हैं और ऐसे में परमाणु जो तीव्रता है वो तकरीबन रिक्टर पैमाने पर 5.1 मापी गई है। तो क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, ये एक बड़ा सवाल है। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या परमाणु बम ईरान ने बनाया है या नहीं बनाया है, धरती क्यों कांप रही है और 5.1 तीव्रता का भूकंप आना क्या इशारे करता है। इजराइल से जंग के बीच ईरान में 2 बार भूकंप आया। 20 जून को सिमनान प्रांत में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया और तेहरान के पास सिमनान से 35 किलोमीटर दूर यह भूकंप आया था। 10 किलोमीटर की गहराई वाली भूकंप से ये कयास तेज हो गए, चर्चाएं होने लगी। ईरान के समय के मुताबिक रात के 9:19 पर यह भूकंप आया और ईरान के अधिकारियों ने भूकंप के झटकों की पुष्टि कर दी। चोरी चुपके परमाणु परीक्षण के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया, यह सवाल है। विशेषज्ञों का दावा है कि परमाणु परीक्षण से भूकंप आया है। 15 जून को फोर्डो के पास 2.5 तीव्रता का भूकंप आया था, 2.5 आंका गया। दोनों भूकंप केंद्र के पास ईरान के परमाणु प्लांट्स हैं। अमेरिका इजराइल लंबे समय से यह दावा कर रहे हैं ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। हालांकि ईरान जंग के बीच परमाणु पर चुप्पी साधे हुए है। ईरान की तरफ से परमाणु बम को लेकर कोई पुष्टि नहीं है। वहीं अमेरिका में ट्रंप और खुफिया विभाग अब आमने सामने आ गए। खुफिया विभाग के मुताबिक ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा, जबकि ट्रंप ने कहा था कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। यानी कि दोनों के दावों में अंतर है। लेकिन अब जो ट्रंप है वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो इंटेलिजेंस है उसने गलत रिपोर्ट की है, वो फेल है। जरा सुनिएगा। Intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Sitting on the top of one of the largest piles of oil in the world, I just don't know why they need that for civilian work. You know. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस्फहान जो परमाणु सेंटर है वहां से उठता हुआ धुआं बता रहा है कि कैसे, और मैं आपको बताता हूं, आइए दिखाता हूं कुछ तस्वीरें और यह बताता हूं कि कैसे परमाणु संयंत्र केंद्रों पर लगातार धुआं उठ रहा है। और यह इस्फहान है ईरान का, जहां पर दूसरी बार परमाणु सेंटर पर अटैक होता है और यह जो धुएं का जो गुबार दिखता है यह बता रहा है कि धमाका कितना जोरदार था। तो दूसरी बार परमाणु सेंटर पर अटैक। इस्फहान ईरान का वो क्षेत्र जहां से ये उठता हुआ धुआं बता रहा है कि परमाणु सेंटर पर एक बड़ा अटैक किया गया। और प्लांट की अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इस्फहान ईरान का सबसे बड़ा परमाणु सेंटर है और कैसे हमला होता है, कैसे इस जमीन को थर्रा दिया जाता है। और जो ऊपर से सैटेलाइट इमेजेस हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से धमाका हुआ और क्या नुकसान हुआ। साफ तौर पर दिखता है, और पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर का जो अंतर है वो साफ तौर पर दिखता है यहां पर कि एक बड़ा हमला हुआ और न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। तो
सिर्फ धमाके की तस्वीर और विनाशकारी तस्वीर यहीं तक नहीं था, बल्कि न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इजराइल के हमले से परमाणु सेंटर कैसे तबाह हुआ, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि धमाका हुआ, बर्बादी ज्यादा हुई। तो ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि परमाणु सेंटर को कैसे निशाना बनाया गया है। तो इजराइल के हमले में परमाणु सेंटर पूरी तरीके से तबाह हो गया, यानी कि तबाही बड़ी हुई है। अब आईडीएफ ने इस बात को लेकर कहा कि हमने हमला किया और किस तरीके से हमने कामयाबी पाई है। चलिए कुछ और जानकारियां आपको देते हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु सेंटर पर हमला कर दिया और इस बार इस्फहान परमाणु अड्डे को निशाना बनाया गया। रात भर उसने ईरान के कई इस परमाणु सेंटर पर हमले किए हैं। हमले में ईरानी परमाणु साइट को भारी नुकसान पहुंचा और इजराइल का दावा है कि उसने सेंट्रीफ्यूज खराब कर दिए हैं। दरअसल सेंट्रीफ्यूज को परमाणु बम की चाबी कहा जाता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज के जरिए ही यूरेनियम शुद्ध किया जाता है। मतलब कि सेंट्रीफ्यूज से यूरेनियम बम बनाने लायक बनता है। और इस्फहान ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च सेंटर है। ईरान ने इसे तेहरान से 450 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी में स्थित कर रखा है और 45 साल पहले चीन की मदद से ईरान ने यहां रिएक्टर बनाया था। फिर धीरे धीरे यहां वो यूरेनियम संवर्धन में करने में जुट गया। मतलब कि इस्फहान से भी वो परमाणु बम की तैयारी में था। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने इसकी जानकारी दी थी, उन्हें जानकारी मिली थी और पिछले हफ्ते पहले अटैक में भी इस्फहान को टारगेट किया गया था। लेकिन इजराइल के पिछले हमले में इस्फहान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बार परमाणु अड्डे में एक बड़े नुकसान की खबर है। हालांकि किसी तरह के रेडिएशन रिसाव की बात अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इजराइल का दावा है कि ईरान को एक बड़ा झटका लगा और ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2 से 3 साल पिछड़ गया है। तो कुल मिलाकर हम आपको बताएं कि जो ईरानी अधिकारी है वो क्या कहते हैं, क्योंकि ईरानी अधिकारी इन बातों को अब बता रहे हैं कि हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ, हमारे परमाणु संयंत्रों पर कैसे हमला किया गया और अभी तक जो बर्बादी हुई है वो क्या, क्योंकि पहले हमले में बर्बादी नहीं हुई थी, अब हुई है। तो अकबर सालेही हैं जो कि वहां के अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस्फहान में परमाणु साइट पर हमला हुआ है। इजराइल ने रात में 2 बार यहां अटैक किया है। हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन हमले से नुकसान हुआ है। हमला जोरदार था, लेकिन ईरान को भारी चोट पहुंची है। और चोट कैसे पहुंची, क्योंकि IRGC का बख्तरबंद वाहन खाक हो गया है। तस्वीरें बता रही हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उन्होंने कैसे अटैक किया और IRGC का बख्तरबंद वाहन बिल्कुल खाक हो चुका है। तस्वीरें बता रही हैं कि हमला किस तरीके से जोरदार था और बैलिस्टिक मिसाइलों से एक के बाद एक कई हमले किए गए। इसके बाद कई ठिकानों के बाद कई जो अब बात हो रही है कि जो खामनेई है अपने उत्तराधिकारी की खोज में लग गए हैं। उन्हें डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर वो गए इस दुनिया से तो अगला मोर्चा कौन संभालेगा। तो ऐसे में खामनेई के बाद कौन, ये सवाल है, क्योंकि अपने उत्तराधिकारी की खोज में वो जुट गए हैं। तो खामनेई के कौन उत्तराधिकारी होंगे, कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर खामनेई को भरोसा है और उन्हें लगता है कि उनकी जो ये लड़ाई है आगे भी जारी रहेगी। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन से वो चेहरे हैं, क्योंकि इजरायली हमलों के बीच खामनेई ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान क्या है, मोसाद ने ईरान के कई वैज्ञानिकों को मार डाला और हमले में ईरान के कई कमांडर ढेर हो चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी खामनेई को धमकी दी। ट्रंप ने साफ कहा हमें खामनेई का पता मालूम है और इसके बीच खामनेई ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया। हालांकि खामनेई ने किसी का नाम नहीं बताया है, लेकिन 3 व्यक्तियों के नाम का फैसला खामनेई ने कर दिया है और इन्हीं 3 लोगों में से कोई अगला सुप्रीम लीडर होगा। अमेरिका मीडिया में 3 वरिष्ठ मौलवी के नाम का दावा किया जा रहा है और इजराइल ने ईरान के 30 टॉप कमांडर को मार गिराया है और इसी वजह से उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान किया गया है। ऐसे करने पर इजराइल उन्हें निशाना बना सकता है। खामनेई भरोसेमंद सहयोगी के जरिए सेना के संपर्क में। इजराइल अमेरिका के हर प्लान का अपडेट ले रहा है। ईरानी मीडिया में 3-4 नामों को लेकर अटकलें तेज हो गई, जिसमें सबसे पहला नाम है अली रेजा अराफी का, जो कि बहुत ही करीबियों में शामिल है। अपनी नई तकनीक अपनाने के लिए वो जाने जाते हैं। धार्मिक योग्यता की वजह से रेस में सबसे आगे हैं। दूसरा जो नाम है वो है हासिम हुसैनी बुशहरी का। वो प्रमुख धर्मगुरु हैं, विशेषज्ञ
सभा के पहले उप प्रधान हैं। ईरान के अगले सुप्रीम लीडर वो बन सकते हैं। तो तीसरा नाम है वो है अली अकबर बेलियती का। वो ईरान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और यूएस से परमाणु कार्यक्रम पर बाद में वो भी शामिल रहे थे और अली अकबर भी इस रेस में सामने हैं। इधर जो चौथा नाम है वो है मुज्तबा खामनेई का। ये सुप्रीम कमांडर खामनेई के दूसरे बेटे हैं। वो सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं। मुज्तबा IRGC में काफी दखल रखते हैं। ईरान के प्रशासनिक कामों में हस्तक्षेप है और एक मध्यम श्रेणी के मौलवी हैं, यानी कि ये प्लानिंग की गई है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो खामनेई हैं उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की जो लिस्ट है फाइनल कर दी है। इन्हीं में से कोई एक होगा। अब हम आपको बताते हैं कि खामनेई खुद क्या कह रहे हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर बेकार है, मैं कुर्सी पर बैठकर युद्ध देख रहा हूँ। अगर इजराइल को लगता है कि मुझे मारकर वो जीत जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। ये युद्ध ईरान के युवाओं ने लड़ा है और वो अपराजित रहेंगे। अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो भी ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन धुआंधार वार पलटवार जारी है। खामनेई ने साफ तौर पर कहा कि अब जरूरत आन पड़ी है, कुर्सी पर बैठकर मैं युद्ध देख रहा हूं। लेकिन उत्तराधिकारी की जो लाइन है उस फेहरिस्त को उन्होंने बताने की कोशिश की, आशंका व्यक्त की, नाम डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं और ये हमला बता रहा है कि किस तरीके से हमले हो रहे हैं। इजरायली फाइटर जेट ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। उसकी तस्वीरें किस तरीके से लॉक किया गया और वार किया गया। तो इजरायली हमले में 3 कमांडर मार गिराए गए हैं। अब उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो 3 कमांडर हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए टारगेट को कैसे लॉक किया जाता है और उसके ऊपर सीधा धमाका, यानी मिसाइल से सीधा अटैक। और इजरायली हमले में ईरान के 3 सैन्य कमांडर ढेर हो गए। तो 3 कमांडरों में 2 की तस्वीर यहां है। सईद इजादी जो कि सीनियर कमांडर हमास कोऑर्डिनेट करता था और दूसरी है बहनाम शहरयारी यानी कि सीनियर कमांडर था। और इन दोनों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी और ये 2 चेहरे सामने आए हैं। यानी कि ईरान को एक मुसीबत में डालने के लिए जरूरी था कि उसके हाथ पांव काट दिए जाएं। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहला जो अटैक हुआ वो उन कमांडर्स पर हुआ जो कि पूरी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाते थे, प्लानिंग करते थे। अब मैं आपको कुछ और जानकारियां देता हूं। इजराइल ने ईरान पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। ईरान के 4 शहरों में भारी बमबारी और तबाही मचाई। तेहरान, खुर्माबाद, कोम और इस्फहान में हमले हुए। इजराइल ने भीषण हमले में 15 और मौत की खबर है। और इस तरह इजराइल के हमले में 650 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन बड़ा झटका उनके कमांडर और वैज्ञानिकों की मौत है। इजराइल ने सीनियर कमांडर सईद इजादी को ढेर कर दिया। इजादी IRGC कुर्द के कमांडर और फिलिस्तीन प्रमुख थे। ईरान और हमास के बीच वो कड़ी की तरह काम करते थे। ईरान की हमास को फंडिंग में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। और एक और बड़े कमांडर का नाम आ रहा है बहनाम शाहरियारी। बहनाम कुद्स फोर्स की वेपन्स ट्रांसफर यूनिट के प्रमुख थे। वो सालों से आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया कराते थे। हमास हो, हूतियों और हिजबुल्लाह को उनके जरिए हथियार मिलते थे। एक और बड़े कमांडर अमीनपुर जौधी को भी मार गिराया गया है। अमीनपुर जौधी IRGC की ड्रोन ब्रिगेड के बड़े कमांडर थे। मतलब कि इजराइल पर ड्रोन अटैक में उनका बड़ा हाथ था। इजराइल ने एक परमाणु वैज्ञानिक की हत्या कर दी है। वैज्ञानिक इसार तबतबाई ईरान के एक बड़े वैज्ञानिक थे। वो सालों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। तो ईरान में एक अपार्टमेंट पर ड्रोन हमले में उनकी मौत हो जाती है। तो अब तक कोशिश यह की गई कि ईरान को ज्यादा से ज्यादा चोट कैसे पहुंचाई जाए और यह चोट कैसे पहुंच सकती है उनके अधिकारियों पर, उनके कमांडरों को साफ करके। देखिए नेतन्याहू क्या बोल रहे हैं। ईरान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। जितना समय भी लगेगा हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम एक अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे हैं और दूसरा निश्चित रूप से इस पागल शासन के हाथों में परमाणु बम है। तो नेतन्याहू बर्बादी का आकलन भी कर रहे हैं कि कितनी बर्बादी हुई। जो बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से आई वो जा रहे अपने सैनिकों के पास और बात कर रहे हैं उन जगहों की तरफ कि कितनी बर्बादी हुई, बातचीत कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जब नेतन्याहू पहुंचते हैं, आकलन करते हैं।
तो जहां जहां पर मिसाइल से अटैक हुआ, जिन बिल्डिंग्स पर अटैक हुआ, उन जगहों पर नेतन्याहू खुद गए हैं और अपने सैनिकों से भी घिरे हुए हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि देखिए यहां कितनी बर्बादी हुई और हम क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा लेकिन बेरूत की सड़कों पर क्या हो रहा है? बेरूत की सड़कों पर हजारों लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नेतन्याहू आकलन कर रहे हैं बर्बादी कितनी हुई, हम कैसे अटैक कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति को शक है। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पीछे तो हैं लेकिन ये बता रहे हैं कि हमें शक है, हमें आशंका है कि मेरे बिना आप नहीं चल पाएंगे, मेरे बिना युद्ध नहीं लीड कर पाएंगे। तो ईरान में क्या होता है? इजराइल के हमले के बाद ईरान ने पलटवार कर दिया। इजराइल ने हमले में ईरान को तगड़ा झटका दे दिया, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करना मुश्किल है और इसके लिए इजराइल को अमेरिका की मदद चाहिए। तो अमेरिका ने अब तक युद्ध में उतरने का फैसला नहीं किया है। राष्ट्रपति ट्रंप इसे लेकर बार बार बयान बदल रहे हैं। अमेरिका जंग में उतरने को लेकर 2 हफ्ते में फैसला करेगा और इतना ही नहीं, ट्रंप ने इजराइल को लेकर बयान भी दे दिया। ट्रंप ने कहा इजराइल के पास सीमित क्षमता है, इजराइल ईरान की फोर्डो परमाणु प्लांट तबाह नहीं कर सकता, इजराइल सिर्फ इसके कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन ईरान के परमाणु प्लांट को खत्म नहीं कर सकता है। ऐसे में अमेरिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिका 14 दिन तक युद्ध को देखता रहेगा? ये सवाल है। तो साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अभी 2 हफ्ते का अल्टीमेटम है, लेकिन यह भी बता दिया कि इजराइल की क्षमता यह नहीं कि परमाणु संयंत्रों को खत्म कर दे। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। जब कोई युद्ध जीत रहा होता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। ईरान के साथ बातचीत चल रही है, देखते हैं क्या होता है। ये तय करने में थोड़ा समय लगेगा कि इजराइल की सीधी मदद करेंगे या नहीं। सवाल इस बात को लेकर है कि ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है, बड़ी ताकत से हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कहां गया? मिसाइलों को रोकने वाला एयर डिफेंस सिस्टम, सवाल उस पर उठ रहे हैं। तेल अवीव के ऊपर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल जिसके लिए जाना जाता है वो कहां है? ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को आप देख पाएंगे, लेकिन इन्हें इंटरसेप्ट कौन करेगा? प्ले स्कूल पर ईरान का हमला होता है, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइल कहां है? अब इस क्षमता पर शक होने लगा है। फिलहाल ये तस्वीरें स्कूल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसे भी नहीं बचा पाया। अब देखिए रिहायशी इलाकों में मिसाइल से अटैक होता है, पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन फिर सवाल है कि आखिर वो इंटरसेप्टर मिसाइलें कहां है, वो ताकत कहां है? तो ईरान के मिसाइलों ने तबाही ला दी है और रिहायशी इलाकों पर हमला किया, जो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन छत पर ईरानी मिसाइल का गिरना और इसे भी इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है इजराइल के ऊपर, उसके डिफेंस सिस्टम के ऊपर। तो सवाल उस स्टॉक से है कि आखिर ऐसी स्थिति में जब इजराइल पर धमाके हो रहे हैं तो आखिर कितने दिन का स्टॉक बचा है,
क्या मिसाइलें खत्म हो गई? इंटरसेप्टर मिसाइलों का क्या हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूं क्या हुआ होगा। ईरान से जंग में इजराइल को ज्यादा नुकसान हुआ। ईरानी मिसाइलें रोकने के लिए सभी एयर डिफेंस सक्रिय हैं। दावा है कि इजराइल के इंटरसेप्टर तेजी से कम हो रहे हैं। एयर डिफेंस में इंटरसेप्टर मिसाइलें दुश्मन का हमला रोकती हैं और इजराइल के पास सिर्फ 10 दिन की इंटरसेप्टर मिसाइलें बची हैं। यह दावा एक इजरायली अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट में किया है। और पिछले हफ्ते में ईरान ने 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। इनमें से 360 मिसाइलों को इंटरसेप्टर ने तबाह किया, जबकि करीब 40 मिसाइलें इजरायली शहरों पर आकर गिरी। और ईरान ने हमले की रफ्तार बढ़ाई तो स्थिति और बिगड़ सकती है, यानी कि 10 दिन से पहले इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। और दावा है कि ईरान के पास अभी करीब 20,000 मिसाइलें मौजूद हैं और ऐसे में इजराइल के सामने बहुत बड़ी मुसीबत सामने आने वाली है। ईरान की सभी मिसाइलें बिना रोक शहरों को टारगेट करने लगेंगी। फिलहाल अभी 10 दिन के लिए इंटरसेप्टर जखीरे होने का दावा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें सामने आ रही है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है इसमें। इंटरसेप्टर मिसाइलों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कहां है इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलें जो कि उनके ऊपर आते हुए मिसाइलों को, ईरान से आती हुई मिसाइलों को नहीं रोक पा रही है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, क्या तैयारी कह रहे हैं, उन्हें क्या ब्रीफिंग दी गई है उनके अधिकारियों की तरफ से। By this rocket from this evil regime. मेरे पीछे और मेरे बगल में यह इमारत सब कुछ बयां कर रही है। यह विश्व प्रसिद्ध वाइजमैन संस्थान है जहां सबसे उन्नत शोध किए गए हैं। इसे दुश्मनी शासन के रॉकेट ने नष्ट कर दिया। 20,000 ऐसे रॉकेट में से एक रॉकेट ने इस इमारत को नष्ट कर दिया। तो इजराइल में धमाके हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों में धमाके हो रहे हैं। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि धमाके कितने जोरदार हैं और ये धमाके बता रहे हैं कि इन्हें रोक पाना इतना आसान नहीं है। इजराइल की रिहायशी इमारत में धमाका। וואו, בבתי זיקוק. בבתי זיקוק, אחי. כן. ईरान की ताकत आकाश में दिख रही है, इजराइल पर दिख रही है, लेकिन जो डोम सिस्टम है वो क्यों नहीं काम आ रहे? तस्वीरें देखिए, आयरन डोम का हमला हो रहा है, लेकिन इसे रोक पाने में क्यों नाकाम है, सवाल यही हो रहा है। और इसी बात को लेकर ट्रंप भी, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, आयरन डोम का हमला लगातार जारी है। चलिए तो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने लेके जाऊंगा और तस्वीरों को जरिए मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफेंस सिस्टम क्यों नाकाम हो गया। ईरान का अराश ड्रोन से हमला, ये तस्वीरें बता रही हैं कि अराश ड्रोन से हमला हुआ और ये इतना जोरदार हमला था जिससे बच पाना मुश्किल था और यहां भी इजराइल के सिस्टम फिसड्डी साबित होते हैं। तो कई जानकारियां सामने आ रही हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है और बार बार यही सवाल पूछे जा रहे हैं। कभी इजराइल की गिनती सबसे मजबूत डिफेंस वाले देश में होती थी, कभी होती थी, मतलब कि मिसाइल ड्रोन हमलों से निपटने में वो सबसे आगे था, लेकिन ईरान ने इजराइल के डिफेंस को भारी नुकसान पहुंचा दिया। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक उसका डिफेंस सिस्टम अब ढलान पर है। रिपोर्ट का दावा है कि ईरान ने इजराइल पर 500 मिसाइलें दागी हैं और उनमें से करीब 50 मिसाइलें इजराइल के कई शहरों में गिरी। मतलब कि इजराइल के एयर डिफेंस ने 90% हमलों को नाकाम किया, लेकिन पिछले 2 दिन में 40 में से 15 मिसाइल और ड्रोन शहर में गिरे। मतलब इजराइल की डिफेंस क्षमता घटकर 65%। जानकार मानते हैं कि इसकी वजह है ईरान की खास पैंतरेबाजी, यानी कि ईरान ने शुरू में ड्रोन और छोटी मिसाइलों का खूब इस्तेमाल किया। इजराइल का डिफेंस सिस्टम इन्हें रोकने में ही व्यस्त रह गया। तब ईरान ने कई हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला बोला और तेज रफ्तार में कुछ मिसाइलों को इजराइल का रडार पकड़ नहीं पाया, इसलिए इजराइल कुछ ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाया। ईरान ने खुरम शहर जैसी भारी वॉरहेड वाली मिसाइल से वहां पर हमला किया, इससे कि क्लस्टर बम जैसे एक साथ कई धमाके होने लगे। इससे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हमास हिजबुल्लाह से जंग में भी डिफेंस को काफी काम करना पड़ा था और यह बात ईरान को पता थी, इसलिए उसने इजराइल को उलझा लिया और उसके डिफेंस सिस्टम के स्टॉक को खत्म करने में लग गया। फिर एक साथ कई हमले कर इजराइल के डिफेंस को भेदने लगा, यानी कि यह पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई गई।
और चलिए, ये ईरान के पूर्व मंत्री ने भी कुछ दावे किए हैं, जरा सुनाते हैं आपको कि क्या वो कहना चाह रहे हैं इस पूरे मसले पर। ईरान को भी सभी देशों की तरह परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण विकास और उपयोग करने का वैध अधिकार है। दोनों पक्षों को आम सहमति पर पहुंचना चाहिए और यथार्थवादी और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय कानूनी गारंटी तंत्र स्थापित करना चाहिए, जो न केवल इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु विकास के अधिकार की भी रक्षा करेगा। इससे दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त होगा। और चलिए, धमाके कैसे हो रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है? इजराइल के हाइफा में बड़े धमाकों की तस्वीर, ईरान के हमले शहर में भारी तबाही ला रहे हैं और कैसे ये हमले किए जा रहे हैं, इसमें कुछ तकनीक की बात हो रही है, कुछ हैकिंग की बात हो रही है। और हाइफा में एक हॉस्पिटल पर भी हमला कर दिया, वो तस्वीरें भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। अस्पताल में घायलों की कतार बढ़ती गई क्योंकि मिसाइल अटैक था, लोग समझ नहीं पाए और अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। तो आपने देखा कि रिहायशी इमारतें हों, अस्पताल हों, स्कूल हों, सभी निशानों की जद में है और सबसे बड़ी बात कि इससे निपटने की क्या तैयारी है यह भी समझना जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ होगा। तो इजरायली शहरों में ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है और ये मिसाइलें सटीकता से मुख्य इमारतों को टारगेट कर रही हैं। दावा है कि ईरान हमलों के लिए साइबर तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी सेना इजराइल में लगे सीसीटीवी हैक कर ले रही है और सीसीटीवी की तस्वीरें देखकर हमले किए जा रहे हैं। इसकी वजह से ईरानी सेना सटीकता से टारगेट ध्वस्त कर रही है और इजरायली सेना के सर्विलांस सिस्टम पर भी साइबर अटैक हुआ है। हालांकि दावा यह है कि ईरान की कोशिश नाकाम हो गई। अगर हमला सफल होता तो ईरानी हमले में बड़ा नुकसान होता। इससे पहले हमास ने भी यह तकनीक 2023 में इस्तेमाल की थी और निजी सीसीटीवी हैक करके इजराइल पर बड़ा हमला किया। आईडीएफ को उस समय इससे जुड़े कई वीडियो बरामद हुए थे। इनसे पता चला कि महीनों से अधिकारियों की रेकी की गई। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सीसीटीवी हैकिंग युद्ध में कारगर तकनीक है। इससे दुश्मन के क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ आप अटैक कर सकते हैं। यानी कि फिलहाल यह तकनीक ईरान इजराइल पर इस्तेमाल कर रहा है और उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उसे नुकसान पहुंचाया जाए। गुटरेस क्या कह रहे हैं, किस तरीके की वार्निंग दी जा रही है, देखिए जरा। इजराइल और ईरान के बीच टकराव तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया इसे बड़ी चिंता के साथ देख रही है। हम संकट की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम उसकी ओर दौड़ नहीं देख रहे, संभावित अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं। इस संघर्ष का विस्तार ऐसी आग भड़का सकता है जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। सवाल तो भारत के लिए भी है कि भारत किसका साथ दे, क्या ईरान का साथ दे या फिर इजराइल का साथ दे। भारत के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है, लेकिन इस चुनौती से पार पाने में भारत की जो कूटनीति है वो अहम रोल अदा करेगी और कई मोर्चों पर हमने देखा भी है। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, इजराइल ईरान जंग भारत के लिए एक नई चुनौती है और दोनों ही देशों से भारत के मजबूत रिश्ते हैं। भारत नहीं चाहेगा कि यह जंग लंबा चले, यानी कि इजराइल भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और भारत सबसे ज्यादा हथियार जो है वो इजराइल से खरीदता है। पिछले 10 सालों में यह व्यापार 33 गुना बढ़ा है। बैरक 8 मिसाइलें, ड्रोन और जो एम्यूनिशंस हैं वो खरीदे गए। ये भारत के सेफ्टी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इजराइल से सेमीकंडक्टर चिप्स भी आयात करता है। कृषि तकनीकों पर भी सहयोग होता है। मोदी और नेतन्याहू की यारी भी बहुत पुरानी है और ईरान से भी भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। भारत ईरान से ऊर्जा का आयात करता है और भारत ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। हाल के दिनों में यह कम जरूर हुआ है, लेकिन चाबहार बंदरगाह परियोजना एक बेहतर कड़ी है। इसका उद्देश्य है मध्य एशिया के साथ व्यापार और संपर्क को बढ़ाना। ईरान में 11,000 भारतीय नागरिक भी रहते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान भारत का मजबूत सहयोगी है। ऊर्जा हो, व्यापार या फिर निवेश के लिए ईरान बेहद अहम है और ऐसे में जंग के लंबा खींचने से भारत को
परेशानी हो सकती है। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन जो डिप्लोमेट हैं वो किस तरीके से देखते हैं इसे, दीपक वोहरा क्या कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। कि हमारे दोनों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं और हम नहीं चाहते कि हमें चुनाव करना पड़े कि ये सही है, ये गलत है, या ये गलत है, वो सही है। हमें चूज ना करना पड़े दो दोस्तों के बीच में, क्योंकि ये फिर थोड़ी सी सिचुएशन जो है डेलिकेट हो जाती है। दूसरी चीज, हमारा बहुत इंटरेस्ट है आईमैक में, जिसको हम कहते हैं इंडिया यूरोपियन मैरीटाइम एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो उस इलाके से जाता है। उसमें थोड़ी रुकावट आएगी क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे या आना नहीं चाहेंगे इस प्रोजेक्ट में जहां पर अस्थिरता है। दूसरी चीज, तीसरी जो है, हम लोग अपने जो नागरिक हैं ईरान में उनको बाहर ला रहे हैं और इसमें भी हमारी रिसोर्सेज यूज होते हैं, हमारी अटेंशन डाइवर्ट होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितनी जल्दी दोनों देश आपस में समझौता कर लें कि भाई अब जंग को बंद किया जाए, और फिर जो है वहां पे काफी नुकसान हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिकली हम चाहते हैं कि उस एरिया में जो बहुत वाइटल एरिया है हमारे लिए, ये लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी, ये सब हम नहीं मानते हैं। लेकिन जो कुछ वहां पे इस समय हो रहा है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर ये जो सीज फायर है या जंग खत्म होने की जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी आए। तो ट्रंप और मुनीर की मुलाकात को भी ध्यान में रखना होगा, जिसने परेशानी ईरान की बढ़ा दी है। और ईरान की परेशानी क्या बढ़ाई है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान की परेशानी कैसे बढ़ती है। और ईरान को ऐसा लगता है कि कहीं पाकिस्तान का इस्तेमाल उनके लिए ना अमेरिका करते। तो भारत से हार के बाद शहबाज मदद मांगने ईरान गए। मतलब कि जब खुद संकट में फंसे तो पड़ोसी की याद आई, तो वो ईरान को अच्छा दोस्त और मददगार तक बता रहे थे। फिर 4 दिन पहले तक वो खुलकर ईरान के साथ खड़े भी थे। शहबाज के मंत्री सांसद इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि जंग में वो हर कदम पर ईरान के साथ हैं। लेकिन पाक आर्मी चीफ मुनीर के ट्रंप से मिलते ही पाक बदल गया। पाकिस्तान अब ईरान पर खामोश है और अमेरिका का गुणगान कर रहा है। एक तरफ ट्रंप को ईरान धमकी दे रहा है, जंग का जिम्मेदार बता रहा है, उन्हीं ट्रंप की पाक तारीफ कर रहा है और नोबेल अवार्ड की मांग कर रहा है। पाकिस्तान ने ईरान में अपना दूतावास भी खाली करवा लिया है और अपने नागरिकों को भी ईरान से निकालने में लग गया है। पाकिस्तान के इस कदम से ईरान का उस पर शक गहरा गया। ईरान को लगता है कि पाकिस्तान उसे धोखा दे सकता है और दावा किया जा रहा है कि मुनीर और ट्रंप के बीच सैन्य बेस पर बातचीत हुई और ईरान पर हमले के लिए पाक उसे अपने सैन्य बेस को दे सकता है। चर्चा है कि पाक अमेरिका को अपना नूर खान एयरबेस दे सकता है। रावलपिंडी के इसी एयरबेस को भारत ने पिछले महीने तबाह कर दिया था। तो यह एक बड़ी जानकारी और ईरान का जो डर है वो साफ तौर पर यहां पर दिखता है। और पाकिस्तान चाहता है कि किसी बहाने उसे अमेरिका का साथ मिल जाए। पाक की कोशिश होगी कि नूर खान पर अमेरिका का सैन्य बेस होगा तो भारत के हमले से बर्बाद एयरबेस पर फिर जल्दी से यह बन पाएगा, यानी कि उसकी मरम्मती हो जाएगी और इस जगह पर भारत शायद भविष्य में हमला ना करे। लेकिन पाक की अमेरिका से बढ़ती दोस्ती से ईरान जो है वो गुस्से में, इसलिए वो अपने पड़ोसी पाकिस्तान से दोस्ती भी तोड़ सकता है। तो यह बात सामने आ रही है। चलिए मैं आपको और बताता हूं कि इस पूरे खेल में और क्या हो रहा है, किसकी एंट्री हो रही है। इजराइल के पूर्व मंत्री का बयान तो आया, लेकिन ईरान के बाद कहीं पाक तो नहीं, ये सवाल है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इजराइल और जो पाकिस्तान है आखिर किस मानदंडों पर खड़े हैं और कैसे आमने सामने। चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या जानकारियां अब तो ईरान परमाणु खात्मे के लिए किस तरीके से लग रहा है और ऐसे में जो ईरान की बात है उसके लिहाज से कैसे ये पूरा जो मसला है वो जारी है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ईरान जो है परमाणु खात्मे के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि वो जो आ रही हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि इस मामले में बातें अब आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन ईरान परमाणु खात्मे के लिए इजराइल ने अटैक किया। अब दावा है कि इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान है। यह दावा इजराइल के पूर्व डिप्टी रक्षा मंत्री मेयर मसरी ने किया। उन्होंने सोशल साइट्स पर लिखे पोस्ट में पाकिस्तान को धमकी दी। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि हम ईरान तक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान अब ईरान में ज्यादा दूर नहीं है और इस समय मेयर इजराइल सरकार में किसी पद पर नहीं है, लेकिन वो इजराइल की लेबर पार्टी सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। तो पाकिस्तान में भी लगातार इजराइल के हमले की दहशत है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा ने इस पर अपनी संसद में चिंता जताई और कहा कि ईरान के बाद दूसरे देशों पर भी अटैक हो सकता है। अब पाक के मौलाना रिजल ने भी इजरायली हमले का डर जताया। मौलाना रिजल पाकिस्तानी राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस पर और क्या रिएक्शंस आ रहे हैं और पाकिस्तान की चूल्हे कैसे हिली हुई है, ईरान क्यों डरा हुआ है, देखिए।
हमें खुलकर अहले गज़ा के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। यहूद हनूद ये एक है, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। अगर फ़लस्तीन से आगे लबनान पर वो हमला कर चुका है, अगर वो शाम पर हमले कर चुका है, पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है, उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान। लेकिन इधर एक और गेम हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप का नाम 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए बढ़ा दिया गया। एक बड़ा सवाल है कि कौन सी रणनीति है, कौन सी चालाकी है, और ट्रंप क्या इसे नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप को नामित किया जाना पाकिस्तान की कौन सी चाल है। लेकिन और भी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप को आप देख पा रहे हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखी है और ये बताया है कि उन्हें कैसे ये नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने तंज भरे लहजे में इस बात को कहा और बताने की कोशिश की कि उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की, उन्होंने कहां युद्ध रुकवाए। अब बताता हूं कि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया है। पाक ने 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नाम आगे बढ़ाया है। पाक का कहना है कि ट्रंप ने भारत पाक जंग रुकवाने में भूमिका निभाई थी, वो परमाणु ताकत वाले देशों के बीच युद्ध को बढ़ने से रोका। नोबेल पुरस्कार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया और कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को टाल दिया है। युद्ध यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए दोनों पक्षों से बात की है। इस्राइल ईरान विवाद को सुलझाने की कोशिश की और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिलकर कांगो रवांडा युद्ध को रोकने के लिए शांति समझौता भी कराया। यह दशकों से चल रहा खूनी संघर्ष था। मैं जो भी कर लूं नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने वाला। ट्रंप हर कीमत पर नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं। मुनीर ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की पेशकश की और मुनीर के बयान से ट्रंप खुश हो गए, लंच पर बुला लिया। पहली बार पाक आर्मी चीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति ने लंच पर बुलाया है। जबकि असीम मुनीर आतंकियों का समर्थन करते हैं और उनकी जो प्रोफाइल है और दावा है कि ट्रंप बराक ओबामा की तरह नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं। 2009 में ओबामा को पद ग्रहण के 9 महीने के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। लोगों के बीच सहयोग मजबूत करने के लिए ओबामा को यह पुरस्कार मिला था। ट्रंप भी नोबेल शांति पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं और नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होना पड़ता है। ये कैसे मिलता, हम आपको बता रहे हैं। विशेष लोग ही किसी शख्स या फिर संस्थान को नॉमिनेट करते हैं। किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सरकार के सदस्य किसी को नामित कर सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता नाम बढ़ा सकते हैं। अवार्ड के लिए लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। नोबेल कमेटी पहले नामित लोगों की लिस्ट देखती है। लंबी प्रक्रिया के बाद विजेता का नाम घोषित किया जाता है। शांति के कैटेगरी में यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ाने, हथियारों की संख्या को कम करने, दुनिया में शांति को कायम करने के लिए खास योगदान दिया हो। नोबेल पुरस्कार 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन सितंबर में शुरू हो जाएंगे। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, क्यों ऐसा तंज कसा, सुनिएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिलकर मैंने कांगो और रवांडा के बीच एक अद्भुत संधि कराई है जो हिंसक रक्तपात को रोकेगी। हालांकि मुझे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने, सर्बिया कोसोवो के बीच युद्ध रोकने और मिस्र इथोपिया में शांति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। पश्चिम एशिया में अब्राहम समझौते करने के लिए भी मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान में परिणाम से भी हो मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। लेकिन लोग मेरी नीयत जानते हैं और ये मेरे लिए मायने रखता है। लेकिन बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मुस्लिम देशों ने एक साथ बैठक शुरू कर दी है और तुर्की में यह बैठक, इस्तांबुल में यह बैठक हुई। तुर्की में ईरान के विदेश मंत्री पहुंचते हैं और एक बैठक वहां पर आयोजित की जाती है भविष्य की चिंताओं को लेकर कि वार्ता से ही हल निकल सकता है, इसके अलावा यहां पर कोई चारा नहीं दिखता। इस्तांबुल की तस्वीरें बता रही है कि तुर्की में ईरान के विदेश मंत्री मौजूद हैं और चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि अब युद्ध का किनारा ढूंढ लिया जाए, यानी कि अब तुर्की में यह बैठक उन मुस्लिम देशों के बीच में होना
इस बात को बता रहा है कि अब आगे युद्ध का नया पैंतरा क्या होगा, क्या इससे रिलीजन से जोड़ा जाएगा, कैसे लोग संगठित होकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए चुनौतियां जो हैं अब एक नई दिशा तय कर रही हैं। चलिए, ईरान इजराइल जंग दुनिया के लिए अब चिंता का सबब है। इस युद्ध ने पड़ोसी देशों को अपनी चपेट में ले लिया। ईरान इजरायली मिसाइलें एक दूसरे देशों से होकर गुजर रही है और ऐसे में इन देशों को बिना जंग में ही कूदे बर्बादी की चिंता सता रही है। इस समय ईरान के पड़ोसियों में तुर्की को सबसे ज्यादा टेंशन है। इसलिए एर्दोगन ने जर्मनी के चांसलर को फोन लगा दिया और ईरान इजराइल की जंग रुकवाने की गुहार लगा दी। उन्होंने कहा सैन्य एक्शन के बजाय बातचीत हल होना चाहिए। तुर्की क्षेत्र में उन्होंने शांति बहाली कराने की अपील की और बातचीत में उन्होंने तुर्की पर 3 खतरों का जिक्र किया। जो पहला खतरा है, डर है इजरायली मिसाइलें तुर्की को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ईरान पर हमले हो रहे हैं और तुर्की ईरान से एकदम सटा देश है। इससे पहले तुर्की की सुरक्षा को जंग से एक बड़ा खतरा हो गया है। जंग की स्थिति में तुर्की को ईरान से पलायन की टेंशन है। जो दूसरा खतरा है वो हम आपको बता रहे हैं। ईरान से बड़ी संख्या में लोग भागकर दूसरे देशों में जा रहे हैं। तुर्की की हालत एक तो पहले से ही काफी खराब चल रही है। अगर ईरान से भी लोग तुर्की आ गए तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। तीसरा खतरा यह है कि तुर्की को परमाणु हमले से नुकसान का खतरा सता रहा है। इजराइल ने परमाणु अटैक किया तो बर्बादी तुर्की तक होगी, जबकि परमाणु रिसाव का जोखिम पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। फिलहाल एर्दोगन पूरी दुनिया से युद्ध रुकवाने की गुहार लगा रहे हैं, किसी तरीके से इस युद्ध को रुकवा लो। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें कह रही हैं कि तुर्की में बैठकर एक खास तरह की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग का पूरा लब्बो लुआब ये है कि इस युद्ध को रुकवाओ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब भारतीय जो छात्र हैं वो वतन वापसी कर रहे हैं और एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन सिंधु भारत की तरफ से, जिसमें भारतीय छात्रों की घर वापसी हो रही है। ठीक, चलिए अब मैं बताऊं, ये जो तस्वीरें हैं उन छात्रों की है जो लौट रहे हैं। श्रीलंका और नेपाल ने भी भारत से गुहार लगाई और भारत ने इस स्वीकार को माना, उन्हें माना ये कहते हुए कि हम भी आपके छात्रों को उसी तरह की तरजीह देंगे। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा ये भी हम बताते हैं। जब एयरपोर्ट पर उतरे हमारे लोगों ने जब उनसे बातचीत की, क्या कहा। रिसीव कर रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं, हाथों में तिरंगा। बहुत खुशी आ रही, बहुत खुशी। कैसा अच्छा, वहाँ पे डर लग रहा था आप लोग? नहीं, कोई डर की बात नहीं थी। हम लोग ने भारत सरकार वापस जरूर बुलाएगी हमें, इंशाल्लाह। हमें डर नहीं लगा। युद्ध के लम्हे में लग रहा था इतनी वापसी आसान होगी। नो, बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन सरकार ने बुला लिया, उनका बहुत शुक्रिया। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने वतन आके। उम्मीद तो थी अपनी सरकार से कि वो सुन ही रहे थे, स्टूडेंट के लिए हमेशा सरकार ने करा है, लेकिन ये फिर भी डर की वजह से अब यकीन हो रहा है कि वाकई में इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से ऐसा किया है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो गई है इंडियन गवर्नमेंट ने पहले एक्शन लिया है अपने भारतीयों के लिए। बढ़िया, मोदी सरकार ने हमारा बहुत अच्छा इंतजाम किया। तेहरान में भी, क्या नाम है, ईरान में बहुत अच्छा इंतजाम किया। हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। भारत सरकार लेकर आई, हम जिहाद के लिए गए हुए थे, भारत सरकार ने हमारा बहुत ध्यान रखा है। तेहरान में भी खाने पीने का भी, रहने का भी। भारत माता की जय। और इधर डीजीसीए ने एक बड़ा एक्शन लिया। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया पर एक्शन अब होना शुरू हो गया। 3 ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया और उन पर एक्शन लेने की बात कही गई है, लेकिन 12 जून की ये तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता। अगली तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं और अगली तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो हादसा है हम में से कोई नहीं भूलेगा, लेकिन जो एक्शन है वो लगातार जारी है। मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में कुछ और जानकारियां। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर डीजीसीए ने एक बड़ा एक्शन ले लिया और ये क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसे कहते हैं और भारत में विमानों की उड़ान और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया गया। डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, इसके अलावा क्रू शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल, इसके अलावा क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा इसमें शामिल, यानी कि 3 ये लोग हैं। डीजीसीए ने इन्हें तुरंत हटाने, इनके पद से हटाने को कहा है और तीनों अधिकारियों पर सुरक्षा को लेकर लापरवाही के आरोप हैं। अनिवार्य उड़ान अनुभव और लाइसेंसिंग नियमों का उल्लंघन इन्होंने किया। विमान शेड्यूलिंग प्रोटोकॉल का इन्होंने पालन नहीं किया। डीजीसीए के अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी उन्होंने आदेश दे दिया है। इन्हें फ्लाइट सेफ्टी या क्रू से जुड़ी पोस्ट पर काम ना दिया जाए, यह कहा गया है और 10 दिन के भीतर यह रिपोर्ट मांगी गई है।
तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर हंगामा होता है और फिर एक बार नाम आता है एयर इंडिया का। और ये तस्वीरें हैं कि जब ये फ्लाइट पहुंचती है, बेंगलुरु से पटना आ रहे थे, सामान चढ़ाया वहाँ पे, वो सामान क्या है, वो तो आए कम से कम 10 में से 4 तो आया है, वो सामान तो चलाया हम लोग तो। तो ये भारत की बात में बस आज के लिए इतना ही। आप जहां भी रहें खुश रहें, अपनों के साथ रहें, बुलंदी से रहें और देखते रहें रिपब्लिक भारत। जय हिंद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH